हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इंटरनेशनल मार्केटिंग का हम एक और चैप्टर लेकर आए हैं। इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल मार्केटिंग में, यानी जब आप इंटरनेशनल मार्केटिंग करते हैं, जब आप अपना सामान अपने देश की सीमाओं के बाहर बेचते हैं, अपना प्रोडक्ट देश की सीमाओं के बाहर बेचते हैं, तब उस समय विदेशी बाजार में प्रवेश करने का क्या माध्यम है। यानी जब आप अपने मार्केट को छोड़कर, अपने देश की मार्केट को छोड़कर, अपनी कंट्री की मार्केट को छोड़कर जब आप किसी दूसरे देश की, किसी दूसरी कंट्री की मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, सेलिंग करना चाहते हैं, उस समय आपको कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है, कौन कौन से नियमों को पूरा करना पड़ता है, कौन कौन से रूल्स का पालन करना पड़ता है, इन सब के बारे में आपको पता करना पड़ता है। तो आज हमारे वही टॉपिक है कि हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, किन किन चीज़ों को समझना पड़ेगा, किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम अपना प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग में बेचेंगे। तो उस समय हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बारे में आज की वीडियो है। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आपको इस तरह की और ज़्यादा वीडियोज़ हम प्रोवाइड करा सकें। और यही नहीं कि इंटरनेशनल मार्केटिंग या मार्केटिंग, हमारा टारगेट इस टाइम ये है कि हम आपको बीकॉम के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अब तो कानपुर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर में 3 सेमेस्टर की जगह 6 सेमेस्टर हो गए हैं। तो इन 6 सेमेस्टर्स की सभी सब्जेक्ट की वीडियो हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा सकें। उसके लिए हम और ज़्यादा काम करें। तो आप हमारा थोड़ा उत्साह बढ़ाइए और अब इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक हमारा था कि भारतीय या किसी भी देश का नागरिक किसी और देश में जो अपना प्रोडक्ट बेचता है, तो उसको क्या क्या माध्यम होते हैं, क्या क्या रास्ते होते हैं जिससे वो अपना प्रोडक्ट किसी दूसरी मार्केट में बेच सकता है। तो उसके लिए सबसे पहला है वैधानिक प्रावधानों का अध्ययन। देखो, जब भी हम किसी भी मार्केट में, किसी भी दूसरी मार्केट में, किसी दूसरे इंटरनेशनल मार्केट में, किसी दूसरे देश की मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो सबसे पहले उसके प्रावधानों को, उसके नियमों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम अपने देश में अपना व्यापार कर रहे हैं, तो हमारे देश के कंपनी के जो लॉ हैं, जो कंपनी के नियम हैं, वो अलग हैं। जब हम किसी दूसरे देश में कोई माल बेचेंगे, तो जाहिर सी बात है वहाँ कंपनी के लॉ और नियम अलग होंगे। तो सबसे पहले हमें उनके लॉ एंड ऑर्डर्स, उनके जो नियम हैं उस कंपनी को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, किस तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए, कैसे बिकना चाहिए, कैसी पैकिंग होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, उस प्रोडक्ट में कितनी क्वालिटी होना चाहिए, कितना कॉस्ट होना चाहिए, कितना प्रॉफिट होना चाहिए, उस चीज़ पर कितना टैक्स होना चाहिए, इन सारे नियमों को पहले अध्ययन करना पड़ेगा, उन सारे नियमों को पहले सीखना पड़ेगा, उन सारे नियमों को पहले जानना पड़ेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? वैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करना पड़ेगा, सारे रूल्स को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगला है हमारा निर्यात निर्णय। उसके बाद हमें निर्यात का डिसीजन लेना पड़ेगा, यानी हमें एक्सपोर्ट का डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम जिस माल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जिस देश में बेचना चाहते हैं, उस देश में बेचने के लिए हमें कौन सा माध्यम सूटेबल है। हम उसे पानी के जहाज़ से भेजेंगे, हम उसे हवाई जहाज़ से भेजेंगे, या वो देश हमारी सीमा से लगा हुआ है। जैसे मान लो हमें अपना माल चाइना में बेचना है, तो जाहिर सी बात है हम हवाई जहाज़ और पानी के जहाज़ से ना भेज करके हम उसे किससे भेज सकते हैं? बाई रोड भी भेज सकते हैं, क्योंकि चाइना हमारे बॉर्डर से मिला हुआ है। तो इस तरह कर सकते हो। तो हमें निर्यात का निर्णय लेना पड़ेगा कि निर्यात किस प्रकार होगा, किस प्रकार हम एक्सपोर्ट करेंगे अपना माल उस देश में, किस प्रकार हम अपना माल उस देश में बेचेंगे, इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। अगला है बाजारों के चुनाव का निर्णय, सिलेक्शन फॉर मार्केटिंग डिसीजन। बाजारों का निर्णय लेना पड़ेगा कि हम जिस बाजार में अपना माल बेचना चाहते हैं, जिस मार्केट में जाकर, जिस मार्केट में जाकर अपना माल बेचना चाहते हैं, क्या उस देश में, उस मार्केट में हमारा माल बिक भी पाएगा या नहीं बिक पाएगा, हमारा प्रोडक्ट वहां पर सेल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हमारा प्रोडक्ट इतना क्वालिटीदार है, इतने प्राइस का है कि वहां के लोग उसको खरीद सकते हैं, उस बाजार में आने वाले लोग उस चीज़ को खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं। सपोज दैट मैं एक ऐसी मार्केट में चला गया जहां पर ज़्यादातर वो लोग आते हैं, ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग आते हैं, जो लगभग
एवरेज 5,000 रुपये तक का माल खरीद सकते हैं। 5,000 रुपये की कॉस्ट का कोई प्रोडक्ट वो खरीद सकते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। और मेरे प्रोडक्ट की जो रेट है वो 8,000 है। तो ये बताओ क्या मेरा प्रोडक्ट उस मार्केट में बिकेगा? बिल्कुल नहीं बिकेगा। अगर मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है तो मुझे 5,000 के अंदर ही अपने प्रोडक्ट का रेट रखना पड़ेगा। इसके अंदर जब मैं रहूँगा तभी मैं अपना माल बेच सकता हूँ, अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ, अन्यथा मैं अपना प्रोडक्ट उस मार्केट में सेल नहीं कर सकता। इसके लिए सबसे पहले बाजारों के चुनाव का निर्णय करना पड़ेगा। दूसरा, बिक्री की संभावनाएं, सेल्स को देखना पड़ेगा कि जिस मार्केट में मैं जा रहा हूं, जिस जगह पर मैं जा रहा हूं, उस जगह पर मेरे प्रोडक्ट को कितनी सेल्स हो सकती है, मेरे प्रोडक्ट की कितनी सेल हो सकती है। सपोज दैट मैं किसी ऐसे देश में जा रहा हूं जहां ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो जाहिर सी बात है कि मैं वहां ऊनी कपड़े बेच सकता हूं, वूलन क्लॉथ को बेच सकता हूं, तो वह उसकी सेलिंग ज़्यादा होगी। इससे ज़्यादा अब अगर मैं वहीं पर कॉटन के क्लॉथ वहाँ बेच रहा हूँ तो मुझे मालूम मेरी सेल वहाँ कम होगी। तो क्या करना पड़े, बिक्री की संभावनाओं को देखना पड़ेगा कि कहाँ पर मेरी बिक्री ज़्यादा होगी, कौन सा प्रोडक्ट मैं लॉन्च करूँ किस मार्केट में कि मेरी बिक्री बढ़ जाए, मेरी सेल्स बढ़ जाए। अगला, दीर्घकालीन मांग, ऐसा प्रोडक्ट मुझे बनाना चाहिए, किसी भी विदेशी मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना है जहाँ उसकी मांग लॉन्ग टर्म तक रहे, जहां उसकी मांग लॉन्ग टर्म तक। ऐसा नहीं कि आज मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, कुछ लोगों ने खरीदा, उसके बाद उन्होंने खरीदना ही बंद कर दिया। तो क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी मांग, जिसकी डिमांड जो है ना लॉन्ग टर्म तक रहे। जैसे आप देखते होंगे हमारे देश में बहुत सी विदेशी कंपनियां काम करती हैं और उनके जो प्रोडक्ट हैं वो आज भी बिकते हैं और उनकी मांग, उनकी डिमांड आज भी उतनी ही है। तो हमें अपना ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा, इस तरीके से अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा कि उसकी डिमांड लॉन्ग टर्म तक रहे। समझ में आ रहा है, कहाँ तक रहे, लॉन्ग टर्म तक, लंबी आयु तक रहे, 100 साल 500 साल तक रहे। अब जैसे हमारे देश में बहुत सारी देश की कंपनियाँ, जैसे एप्पल की कंपनी हमारे देश में है, हमारे देश में अपना मोबाइल बेचती है, मोबाइल का सेलिंग करती है और आज भी उसकी डिमांड है, आने वाले कल में भी उसकी डिमांड होगी और बीते हुए कल में भी उसकी डिमांड थी, यस्टरडे में भी उसकी डिमांड थी, टुडे में भी उसकी डिमांड है और आने वाले में टुमारो में भी उसकी डिमांड रहेगी। मतलब हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बेचना है जिसकी लॉन्ग टर्म डिमांड होना चाहिए, दीर्घायु में डिमांड होना चाहिए। अगला, लाभ का अनुमान। फिर अब जब हमने अपना माल किसी मार्केट में उतारना चाहते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट इसलिए मैं देता हूँ क्योंकि हम जब भी कोई काम करते हैं वो प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो सबसे पहले अपने प्रॉफिट का अनुमान लगा लो, अपने प्रॉफिट का रेशियो लगा लो कि मैं अगर अपना माल चाइना में बेच रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट कितना % होगा, अगर वही माल मैं अमेरिका में बेचूँ तो उसमें कितना % होगा। तो इस तरह से हमें हर देश की मार्केट में अपने प्रोडक्ट को उतारने से पहले प्रॉफिट का अनुमान लगा लेना चाहिए कि कितना मुझे प्रॉफिट होगा। अगला है विनियोग पर प्रतिशत। विनियोग पर हमारा कितना प्रतिशत होगा, परसेंटेज ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं वहाँ किसी कंपनी में अपना पैसा लगाता हूँ, अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ वहाँ पर, तो मुझे उस पर कितना रिटर्न मिलेगा, कितने % से ब्याज मिलेगा, कितने % से डिविडेंड मिलेगा, कितने % से प्रॉफिट मिलेगा, कितने % से इक्विटी मिलेगी, इन सब चीज़ों के बारे में भी जानना पड़ेगा। अगला है वस्तु नियोजन, प्रोडक्ट की प्लानिंग कैसे करना। वस्तु नियोजन मतलब प्रोडक्ट प्लानिंग। अब हमें इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट मैं अपने देश दूसरे देश में बेचना चाहता हूँ उसकी प्लानिंग कैसे करूँ, उसका रंग रूप कैसा हो, उसका आकार कैसा हो, उसको किस तरह से मैं बेचूँ कि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। सपोज दैट जैसे मान लीजिए किसी देश में ऐसा होता है कि कुछ एक टाइप की पैकिंग होती है, वो लोग उस पैकिंग को ज़्यादा पसंद करते हैं, डिज़ाइन कुछ ऐसी होती है जो उस देश के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मुझे अपने प्रोडक्ट को उसी डिज़ाइन में बनाना होगा, उसी तरह की पैकिंग में पैक करना होगा ताकि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब प्रोडक्ट की प्लानिंग करते टाइम इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी डिज़ाइन कैसी रखें, उसका आकार कैसा रखें, उसका साइज़ कैसा रखें, उसका वेट क्या रखें, इन सब चीज़ों पर भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। नवीन उत्पाद, अगर मैं कोई एक ऐसा उत्पाद, एक ऐसा प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्शन किसी और देश में लॉन्च कर रहा हूँ, एक ऐसा प्रोडक्शन किसी और देश की मार्केट में लॉन्च कर रहा हूं जहां पर वो प्रोडक्शन आज के बाद इससे पहले किसी ने नहीं किया, तो उस पर मेरी संभावना है लाभ कितना होगा, उस पर प्रॉफिट कितना होगा, उस पर टैक्स कितना पड़ेगा, उस पर गवर्नमेंट ड्यूटी कितनी होगी, एक्साइज ड्यूटी कितनी होगी, पोर्ट चार्जेस कितने होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा और इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा।
अगला है हमारा साख नीतियाँ, मतलब क्रेडिट पॉलिसी क्या है। अगर मान लीजिए मैं किसी देश में किसी बाजार में अपना माल बेच रहा हूँ, कभी मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ गई, क्रेडिट की ज़रूरत पड़ गई, तो वहाँ मेरी क्रेडिट कितनी मिल सकती है, मुझे वहाँ से कितना उधार मिल सकता है, वहाँ से मुझे कितना बोरोइंग मिल सकता है, कितने % पे लोन मिल सकता है, इन सब चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जब हम अपना माल बाजार किसी विदेशी बाजार में बेचना चाहते हैं तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है, इन सारे पॉइंट को समझना पड़ता है। इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा अगला टॉपिक है, वो है निर्यात के रूप। देखिए, निर्यात के 2 रूप होते हैं। एक्सपोर्ट, किसी भी माल को एक्सपोर्ट करने के 2 रूप होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट रूप से, और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट रूप से। हम डायरेक्ट रूप से कोई माल किसी देश में भेज सकते हो, इनडायरेक्ट रूप से कोई माल किसी देश में भेज सकते हैं। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है, आप पूछोगे सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है, जाएगा तो किसी और देश में ही, डायरेक्ट तरीके से कैसे जाएगा, इनडायरेक्ट तरीके से कैसे जाएगा। ऐसे ये तो मतलब नहीं है आपका डायरेक्ट तरीके से टैक्स में जाएगा, इनडायरेक्ट तरीके से टैक्स में नहीं जाएगा, ऐसा कोई मेरा मतलब नहीं है। ये सब इलीगल तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। तो क्या है, निर्यात के क्या रूप है, पहला प्रत्यक्ष रूप यानी डायरेक्ट रूप क्या है कि स्थायी संचित विभाग। देखो, स्थायी संचित विभाग का मतलब ये है, पहले आप ये समझ लो कि प्रत्यक्ष रूप का मतलब जब कोई निर्माता, कोई मैन्युफैक्चरर, कोई व्यापारी अपने माल को खुद ले जाकर किसी दूसरे बाजार में बेचता है, किसी दूसरे देश की मार्केट में बेचता है, तो वो प्रत्यक्ष रूप कहलाता है, डायरेक्ट रूप कहलाता है। जब वही अपना माल क्या करता है, खुद ना बेच करके वहाँ किसी एजेंट को नियुक्त करके, वहाँ के लोगों को पास भेज करके, वहाँ के व्यापारियों के पास भेज करके अपना माल बिकवाता है, तो वह अप्रत्यक्ष रूप कहलाता है। प्रत्यक्ष रूप में क्या क्या करता है, वो स्थायी संचित निर्यात विभाग वहाँ कोई डिपार्टमेंट अपना बना देता है, अपने लोग वहाँ नियुक्त कर देता है, अपने लोगों को वहाँ एम्प्लॉयमेंट दे देता है, जिससे क्या है, उसका माल उसी देश में उसी के ज़रिए बेचा जाता है, कोई और किसी और का उसमें कोई हाथ नहीं होता है। अगला स्वतंत्र नियंत्रण, क्या करना, इससे क्या होता है कि उसका जो है ना एक स्वतंत्र नियंत्रण होता है अपने माल पर, कि वो माल अपना माल अपने ही विदेश में जो उसने विभाग बनाया है, जो उसने अपना एक शाखा, अपनी ब्रांच खोली है, उस ब्रांच में भेज देता है, वो ब्रांच वहाँ से उसे बेच देती है। अगला है हमारा पृथक कंपनी, या फिर कोई है वो पृथक कंपनी खोल देता है, कि यहाँ कंपनी खोली, इसी नाम की कंपनी वो विदेश में भी खोल देगा, तो यहाँ से माल ले जाकर वहाँ रखेगा और वहाँ से वो उसे बेच देगा। तो अगला है विदेशी शाखा, या कोई वो शाखा बना देता है कोई, जैसे मान लो आपने देखा होगा हीरो होंडा की शाखाएं दुनिया भर में मौजूद हैं, पूरे देश में मौजूद हैं। ऐसी बहुत सी ऐसी शाखाएं, ऐसी बहुत सी ऐसी ब्रांचेज हैं, वो अलग अलग देशों में मौजूद हैं। तो इससे क्या होता है, कंपनी किसी एक देश में होती है और उसकी जो ब्रांचेज होती हैं वो पूरे दुनिया में फैली होती हैं, तो वो माल क्या होता है, उस कंपनी का बन के पूरी दुनिया में फैल जाता है, पूरी दुनिया में बिकता है। ये प्रत्यक्ष रूप बता रहा हूँ मैं आपको। अगला है एकमात्र प्रतिनिधि की नियुक्ति, या हम ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा करा कि मैंने यहाँ से कोई एक प्रतिनिधि, कोई एक एजेंट को वहाँ भेजा और वहाँ उसे नियुक्त कर दिया कि तुम वहाँ रहोगे, वहाँ रहकर मेरा माल वहाँ पर बेचोगे, वहाँ पर मेरा प्रोडक्शन करोगे, सॉरी प्रोडक्शन नहीं, मेरा माल, अपने प्रोडक्ट की सेलिंग करोगे। अगला वितरक की नियुक्ति कर दें, डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ पर अपने भेज दें, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए अपना माल भेजें। अब इससे लाभ क्या होता है, इससे लाभ ये होता है कि लागत कम हो जाती है। जब हम प्रत्यक्ष रूप में अपना माल किसी दूसरे विदेश में भेजते हैं तो उसके लाभ क्या होता है, लागत कम हो जाती है। ग्राहकों का ज्ञान रहता है कि हमारे पास जो ग्राहक आ रहे हैं वो किस प्रकार के हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, लखपति हैं, करोड़पति हैं, इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान रहता है। बाज़ार की स्थितियों का ज्ञान रहता है कि बाज़ार आज ऊपर चल रहा है, नीचे चल रहा है, बाज़ार में मद्दा आया हुआ है या बाज़ार में महंगाई छाई हुई है, सब के बारे में ज्ञान रहता है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से अपना माल बेचते हैं, तो इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें रहता है। प्रतिफल का ज्ञान रहता है कि हमें हमारे माल पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, इस चीज़ का हमें ज्ञान रहता है। अगला बाजार पर नियंत्रण रहता है, हम क्या करते हैं, बाजार को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम प्रत्यक्ष रूप से अपना माल किसी दूसरे बाजार में बेच रहे हैं। अब अप्रत्यक्ष रूप में क्या होता है, इनडायरेक्ट बेस में हम निर्यात गृहों को अपना माल बेचते हैं। निर्यात गृह एक ऐसे गृह होते हैं, एक ऐसे एक्सपोर्ट हाउसेज होते हैं जिनमें हम अपना माल बेचते हैं। वो लोग क्या करते हैं, हमारा माल खरीदते हैं, फिर अपने कंपनी का स्टैम्प, अपने कंपनी का मोहर लगा के अपने पैकिंग, फिर से उसकी पैकिंग करके अपने बाजार में बेचते हैं। हमने यहाँ से माल भेजा, उन्होंने उस माल को अपनी कंपनी पर क्या करा, अपनी कंपनी का टैटू, अपनी कंपनी का लोगो लगाया, अपनी कंपनी की पैकिंग करी और उसको बेचते हैं। दूसरा है निर्यात कमीशन गृह। निर्यात कमीशन गृह भी यही करते हैं, आपका माल खरीदते हैं और फिर आप उन्हें कमीशन देते हैं और कमीशन पे वो आपका माल अपने देश में बेचते हैं। दूसरा है निर्यात दलाल, हम वहाँ पर किसी दलाल को नियुक्त कर दें जो ब्रोकरेज लेकर, दलाली लेकर हमारा माल वहाँ बेचेगा। सरकारी एजेंसी को हम अपना माल बेचें, बहुत सी सरकारी एजेंसियाँ विदेश की जो हमारे देश से माल खरीदती हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा।
तो ये थे हमारे सारे टॉपिक, जिसको आई होप आपकी सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। विदेशी बाजार में प्रवेश करने में के माध्यम क्या हैं और उनमें हमें क्या क्या निर्णय लेना है, कैसे निर्णय लेना है, क्या डिसीजन लेना है, वो सारी चीज़ें ये हैं। अगर आपको इन सब की PDF चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर, नीचे स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल करके इसकी PDF ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।